बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में खुश आमदीद कहती हूँ। सो व्यूअर्स, जब हम बात करते हैं ना कि ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना चाहिए, सो यस दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट बिकॉज वो तमाम लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं होता, उन्होंने कभी अपने लिए कोई एम, कोई गोल ही आइडेंटिफाई नहीं किया होता, वो ऐसे ही बिला वजह एक फ़ुटबॉल की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं, आज किधर तो कल किधर, और कभी कुछ कर रहे होते हैं, कभी कुछ कर रहे होते हैं। सो एक अच्छी ज़िंदगी, बैलेंस्ड ज़िंदगी, कामयाब ज़िंदगी, पुरसकून ज़िंदगी और एक सक्सेसफुल ज़िंदगी गुजारने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने लिए कोई ना कोई एम, कोई ना कोई गोल, कोई ना कोई पर्पस उसको डिफ़ाइन करें और उसको आइडेंटिफाई करने के बाद यस यू हैव टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स ताकि आप उसको कामयाब बनाने के लिए अपनी जो सर धड़ की बाजी है वो लगा दें। बिकॉज जब आपकी डिटर्मिनेशन स्ट्रांग होती है तो इंसान कुछ भी कर लेता है, बट यस डिटर्मिनेशन कब स्ट्रांग होगी? जब आपने अपने लिए कोई ना कोई एम इसको आइडेंटिफाई कर लिया होगा। सो यस, ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव अहेड। और शहर लाहौर का मौसम पिछले 2 दिन से इंतहाई खुशगवार, इंतहाई ज़बरदस्त है। हमने देखा परसों रात हल्की बूंदाबांदी जो थी वो लाहौर में और गिरदो नवाह में जारी रही। अभी भी जो हवा में नमी का तनासुब है और अगर हम खुनकी की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा देखने में आ रही है और जो मौसम है वो अच्छा है, प्लेजेंट मौसम है। राइट नाउ इट्स 25 डिग्री ऑलमोस्ट अगर हम इसकी बात करें, और साथ ही साथ थ्रू आउट द डे हमें सूरज भी नज़र आएगा, हमें बादल भी नज़र आएंगे। सो इसका जो मिक्सचर है वो हम आज पूरा दिन देखते रहेंगे। इसके साथ साथ मज़ीद बारिशों की भी पेशगोई महकमा मौसमियात कर चुका है। एनी हाउ, ये तो थी हमारी वेदर अपडेट। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, करेंसी रेट्स की तरफ आएंगे और सबसे पहले यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो आज आपको मिलेगा 286.6 में। यूरो की अगर हम बात करें तो 306.5 में आज आपको मिल सकेगा। ब्रिटिश पाउंड 360, यूएई दिरहम 78, सऊदी रियाल 75.7, कुवैती दिनार 927.11, कैनेडियन डॉलर 212 में आज आपको मिल सकेगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 188 एंड ओमानी रियाल 738.17 में आज आपको मार्केट से मिल सकेगा। इसी के साथ साथ मजीद अपने इस शो में आगे बढ़ेंगे और आज की टॉप स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। सो आगाज करना चाहेंगे अली ज़फ़र से। अली ज़फ़र को अगर हम देखें तो कल से ही हम मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं और जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं उनकी जानिब से ये बात कही जा रही है कि जनाब अली ज़फ़र ने एक पॉलिटिकल पार्टी इसको ज्वाइन कर लिया है। इसकी रीज़न कुछ ऐसे थी कि उन्होंने हाल ही में एक अपना कॉन्सर्ट था जिसमें उन्होंने शिरकत के लिए हुडी वेयर किया हुआ था और उसके ऊपर PMLN का निशान जो था वो हमें जो प्रोमिनेंट अंदाज में वो नज़र आ रहा था। सो उसके बाद लोगों ने इस हवाले से कयास आराइयाँ शुरू कर दी और लोग जो हैं हमारे यहाँ बहुत से लोग, कभी कभी हम खुद भी इस चीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं कि किसी चीज़ की हम तस्दीक नहीं करते और फ़ौरन से हम ठक करके स्टेटमेंट दे देते हैं कि फ़लाँ एक्टर ने फ़लाँ सियासी पार्टी इसको ज्वाइन कर लिया, या इस तरह की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स होती हैं। बट बहरहाल जो वजाहती बयान है वो अली ज़फ़र की जानिब से सामने आया है और उन्होंने अपने इस वजाहती बयान में क्या कहा है, आइए चलकर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वैनकूवर से बात कर रहा हूँ, शो पे जा रहा हूँ। कल रात को टोरंटो में जो मेरा शो था उससे पहले हमारा एक साउंड चेक होता, वहाँ पे मैंने एक हुडी पहनी, उसकी तस्वीर घूम रही है और कहा गया जैसे मैंने कोई गालिबन पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लिया है। वो एक्चुअली हुडी जो है ना वो ये निशान ये भी है और ये वो हुडी है और इसमें डिफरेंट निशानात, उनमें से एक शेर आया भी लिखा हुआ है। तो उसको सियासी और गलत रंग मत दीजिए, हम आर्टिस्ट हूँ, जाने दीजिए। सो अली ज़फ़र हैज़ डिनाइड ऑल द र्यूमर्स और उनका कहना है कि वो एक आर्टिस्ट है और उनका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं और जो लोग खबरें फैला रहे हैं वो सरासर गलत हैं। मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहेंगे पान वाला बर्गर, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पे अच्छी खासी वायरल है और
बहुत से लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, जो फूडीज़ हैं, जो सोशल मीडिया सारिफीन हैं, कि ये कैसा बर्गर है। और लिटरली मुझे भी ना इसको देख के एक उलझन सी हो रही थी कि कैसे हो सकता है एक बर्गर के अंदर आप बर्फ़ी भी लगाएं, आप चॉकलेट भी लगाएं, आप चॉकलेट सिरप भी लगाएं, आप मुख्तलिफ सौंफ इलायचियाँ भी लगाएं, उसके बाद पान का पत्ता भी लगाएं, और इस अंदाज में आके आप एक मुनफरद पान जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसको आपने नाम दिया है बर्गर वाला पान। बहरहाल इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, लेकिन ये बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं कर रहा, उल्टा इसको देख के ना एक वॉमिट सी फील हो रही है। बट हमने सोचा कि ये जो ऊट पटांग किस्म का बर्गर है जो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, गो के इसके अगर हम कमेंट सेक्शन में ये जो वीडियोस वायरल हैं देखें तो लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि ये कैसा फूड है, इसमें मायनीज भी बाय द वे इस्तेमाल किया गया। वी डोंट नो इसका जायका कैसा है, लेकिन अपेरेंटली मेरा ख्याल है कि मुझ समेत बहुत से लोगों को इस पान वाले बर्गर ने बिल्कुल अट्रैक्ट नहीं किया। आगे बढ़ेंगे और अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और हम बात करते हैं जनाब मोहब्बत की। तो वो कहा जाता है ना कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर, और मोहब्बत में कोई सरहदें, कोई ज़ात पात नहीं होती। सो यस, इट्स वेरी मच ट्रू। भारत का एक शहरी हिंदू नौजवान जो कि सक्खर की, पाकिस्तान के सक्खर की एक हिंदू लड़की है, उसके इश्क में मुब्तला हो गया। बहुत अरसे से इनकी जो लव स्टोरी थी वो सोशल मीडिया पर चल रही थी, सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये लव स्टोरी परवान चढ़ी, और उसके बाद ये जो भारतीय दूल्हा है अपनी दुल्हनिया ब्याहने के लिए पाकिस्तान आया, अपनी पूरी फैमिली के साथ आया। यहाँ पर बाकायदा जो रसूमात हैं वो अदा हुई, जिसके विजुअल्स आप कुछ अभी देख भी सकते हैं। और बस अब ये कुछ ही दिनों में ये जो लड़की है ये भारत रवाना हो जाएगी। सो यस, ऐसे भी होता है कि सरहदें और ज़ात पात कोई मैटर नहीं करता। यहाँ पर हम जब जात पात की बात करते हैं ना, तो दोनों का ताल्लुक हिंदू कम्युनिटी से है। मजीद आगे बढ़ेंगे और स्मार्ट वॉच, जब हम स्मार्ट वॉच की बात करते हैं तो 2-3 सालों से ना स्मार्ट वॉच का बहुत रुझान है, लेकिन अब हम आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं स्मार्ट अंगूठी। हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में ट्रेडिशन है कि जब भी कोई शादी होती है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें जो तोहफों का एक्सचेंज होता है वो एक अंगूठी के जरिए होता है। कभी वो अंगूठी सोने की होती है, कभी वो हीरे की होती है। सो यस, अब एक हाल ही में शादी हुई है जिसमें एक कपल ने स्मार्ट अंगूठी को एक दूसरे के साथ एक्सचेंज किया है, और इसको मैं ज़रा आपको समझाना चाहूँ कि ये किस तरह से काम करती है ना। सो लेट्स सपोज मेरे पास एक अंगूठी है और मैंने अपने किसी चाहने वाले को दे दी, और इसके साथ साथ मैंने अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन या इसके साथ साथ एंड्रॉयड फ़ोन में कोई ना कोई एप्लीकेशन इसको डाउनलोड कर दिया। सो जो बंदा मेरी दी हुई अंगूठी उसको पहनेगा, सो उसके दिल की धड़कन जो है वो मैं अपने फ़ोन पर देख भी सकती हूँ और फील भी कर सकती हूँ। सो बेसिकली दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्मार्ट अंगूठी, जो कि अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस करवाई गई है, और इस कपल ने अपनी शादी पर इस अंगूठी का तबादला किया है। ये तो थी हमारी टॉप स्टोरीज। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद हाईलाइट्स और बहुत सी चीज़ें आपके सामने रखनी है। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, आज के शो की हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, आज दुनिया भर में दमा की बीमारी से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ महंगाई बढ़ने के बायस अद्वियात की कीमतों में 20% तक इजाफे की मंजूरी दी जा चुकी है, इसको भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ बच्चों को अपनी बात कहने का एतमाद कैसे दिया जाए, इसके लिए हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट शो में मौजूद होंगी। और साथ ही साथ हम बात करेंगे, अब नाइट टूरिज्म को फ़रोग देने के लिए डबल डेकर बस सर्विस रात को भी चलाई जाएगी। और आखिर में हम आपको एक मूवी का ट्रेलर भी दिखाएंगे। हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट का बाकायदा तौर पर आगाज करते हैं और हम बात करेंगे दमा की, अस्थमा की। और इस दमा की जो बीमारी है, इससे आगाही का आज इंटरनेशनल डे जो है वो आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। जब हम अस्थमा की बात करते हैं, सो ये प्रेवलेंट होता तो चला जा रहा है, इसकी मुख्तलिफ रीजंस हैं, बट बेसिकली जब हम दमा की बात करते हैं, सो जो फेफड़ों की नालियां हैं उनमें इन्फ्लेमेशन होना या उनका तंग होना, इसकी बुनियादी वजूहात जो हैं वो ये हैं। बट इससे ज़्यादा भी वजूहात होती हैं, जिसके लिए हमारे साथ आज पल्मोनोलॉजिस्ट भी मौजूद होंगे। इसके रीजंस क्या है, इसके लिए हम प्रिवेंटिव मेजर्स क्या कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इससे ज़्यादा मुतासर होते हैं। पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर इरफान हमारे साथ इस वक्त स्काइप पर मौजूद है। डॉक्टर इरफान, थैंक यू सो मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो व्हेन वी टॉक अबाउट अस्थमा, व्हाट इज द मेजर रीजन और द कॉज जिसकी वजह से ये बीमारी जो है वो जन्म लेती है? Thank you so much and good morning.
ये जो बीमारी, बिल्कुल आपने ठीक बात कही, ये सांस की नालियों की इन्फ्लेमेशन, सोजिश है, लेकिन हमें एक चीज ऐड कर लेनी चाहिए, दायमी सोजिश, मेन मुश्किल जो रहती है। अच्छा, इसकी वजूहत अगर हम उस पर बात करें तो 80% जो रीजन है इसकी वो जेनेटिक है। यानी आपके जीन में होती है। 20% जो है वो उसकी इन्वायरमेंटल हो सकती है। इन्वायरमेंटल से मुराद हमारी, बाज लोग ऐसे ऑक्यूपेशन में काम कर रहे होते हैं लाइक पेंटर्स होते हैं, बाज लोग जो है वो सीमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं, एंड स्मोकर इटसेल्फ जो है वो भी एस्थमा को ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये एस्थमा की मेन रीजन होते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मुख्तलिफ इसके रीजंस जो बताए हैं, सो उसमें जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है वो किस हद तक इफेक्ट कर रही है? प्लस अगर हम लाहौर को देखें, वैसे तो ओवरऑल पाकिस्तान के काफ़ी शहर ऐसे हैं जिसमें स्पेशली कराची भी अक्सर सरे फहरिस्त रहा है, लाहौर भी ऑफ एंड ऑन सरे फहरिस्त आता है, जो दुनिया के आलूदा तरीन शहर है उनकी जो लिस्ट जारी होती है। सो स्मॉग का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है अपार्ट फ्रॉम दिस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, धुआं वगैरह, गाड़ियों का जो मुख्तलिफ किस्म का अखराज है, सो ये कितना इफेक्ट करता है किसी इंसान को? दमा इस वजह से हो सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपका। देखिए, मेरे मुताबिक, मैं अगर इसको एस्टिमेट करूं तो अब हम बाकी फैक्टर को एक साइड पे करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर इज द मेन फैक्टर। लाहौर कभी कभार नहीं, लाहौर मोस्ट ऑफ द टाइम दुनिया का पोल्यूटेड शहर है, और कल या परसों का जो डाटा है वो भी इसको फेवर करता है। और ये उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन लोगों के लिए जो ग्रोइंग एज में, यानी बच्चों के लिए। एक आम शख्स एक मुतात अंदाजे के मुताबिक 2000 गैलन हवा अंदर लेके जाता है। तो ये पोल्यूटेड हवा हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो इससे कितना डिजास्टर होगा ये आप यू कैन वेल इमेजिन। सो एनवायरमेंटल पोल्यूशन इज आल्सो अ मेजर कंट्रीब्यूटर। अब ये कोटा फैक्टर नहीं है। बहुत से पेशेंट हमारे पास जो लाहौर में होते हैं, जब वो आउट ऑफ लाहौर जाते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम बेहतर हो गए। सो और कराची में भी डेफिनेटली ऐसा ही होगा। तो बिल्कुल आपने ठीक कहा, एनवायरमेंटल फैक्टर भी एक मेजर रोल प्ले कर रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया। अपार्ट फ्रॉम दिस ये भी डॉक्टर साहब बताइएगा कि व्हाट आर द इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स जिसकी वजह से हमें अंदाज़ा होना चाहिए कि अब थोड़ी सी अलार्मिंग चीज़ है या कुछ ना कुछ हो सकता है। सो वी हैव टू स्टे कॉन्शियस, हमें डायग्नोसिस की तरफ आना है, हमें किसी ना किसी मेडिकेशन की तरफ आना है। इनिशियल साइंस एंड सिम्टम्स, और वो कौन से साइन एंड सिम्टम्स हैं जब हमें अंदाज़ा हो कि अब जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा इंटेंसिफाई कर चुका है और पूरी तरह ग्रो कर चुका है? जी बिल्कुल। देखिए, ये 4 अलामात मैं बड़ा क्लियरली डिफाइन करूंगा, इसको याद रखें। खांसी, सांस में सीपियों की आवाज का आना, चलने से सांस का फूलना या सांस में तंगी। ये अलामत अगर आपको रात के पिछले पहर या अर्ली मॉर्निंग हो, कभी हो और कभी बिल्कुल ठीक हो जाए, और किसी चीज से ये बढ़ जाए, लाइक स्मोक से, लाइक डस्ट से, लाइक कोल्ड से, तो बगैर किसी टेस्ट के आप कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि ये जो शख्स है ये एस्थमा का शिकार है। देखिए, और ये जब पहली दफा होते हैं तब हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अगर यही प्रॉब्लम बार बार होना शुरू हो जाए तो ये कॉन्फिडेंटली एक डॉक्टर को कहने पर मजबूर हो जाता है वो कि जी आप एस्थमा का शिकार हैं। और याद रखें, एस्थमा एंड एलर्जी ये एक ही चीज के 2 नाम है। ये ना समझिए कि अगर आपको एलर्जी कह दिया तो वो एस्थमा नहीं है, और अगर एस्थमा है तो वो एलर्जी नहीं हो सकता। ये दोनों साइड बाय साइड और एक ही डिजीज को हम डिफरेंट अंदाज से देख रहे होते हैं। तो सांस का फूलना, खांसी, सांस में सीटियों की आवाज का आना, या चलने से में सांस की तंगी होना, और इनमें से कोई एक अलामत का होना, यही काफी है टू डायग्नोज एस्थमा। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और मैं आपसे बात जानना चाह रही हूँ कि कौन सा एज ग्रुप जो है वो एस्थमा से ज्यादा मुतासर होता है? देखिए, एज ग्रुप जो है वो बच्चों में ज्यादा कॉमन है, और उसके बाद यंग अडल्ट जो है उनमें ये एस्थमा की प्रोबेबिलिटी ज्यादा ही होती है। एक्सट्रीम ऑफ एज में रिलेटिवली लेस कॉमन होता है। इसकी क्या रीजन है? बच्चों में तो इम्यूनिटी लेवल ज्यादा अच्छा होता है। इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, लेकिन लंग ग्रो कर रहा होता है ना। लंग जो है वो एज के साथ ग्रो करता है, तो अर्ली लंग जो है वो ज्यादा प्रोन होता है टू गेट इन्फ्लेम्ड, सो इसमें चांसेस उनमें ज्यादा होते हैं। और और बच्चों में अक्सर वो बच्चे जो जिनमें ये जो इसका शिकार होते हैं वो ऑलरेडी लो बर्थ होते हैं, वो ऑलरेडी रिपीटेड चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार होते हैं अपने न्यू बॉर्न टाइम। अच्छा, इसमें कोई मौसम का भी अमल दखल है कि अगर मौसम बदल रहा है, हम समर से विंटर्स में एंटर हो रहे हैं, तो विंटर्स में ऑब्वियसली नज़ला, जुकाम, खांसी ज़्यादा कॉमन होती है। सो इसमें कोई सीजनल चेंजेस भी या मौसम का बदलना ये इफेक्ट करता है इस्तेमा को? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, वेदर चेंज बहुत इंपॉर्टेंट। आजकल थ्रेशिंग सीजन है, गंदम की कटाई का सीजन चल रहा है, तो ये एस्थमा आपको ट्रिगर मिलेगा। जब आपका वेदर चेंज होता है तो टेम्परेचर वेरिएबिलिटी से एस्थमा आपको ट्रिगर मिलेगा। अगर आपको नज़ला जुकाम
या इस किस्म का कोई भी वायरल इलनेस है तो वो भी एस्थमा को ट्रिगर कर सकता है। तो दीज आर द ट्रिगर, कोल्ड, वेदर चेंज एंड जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसको हम फ्लू कहते हैं वो एस्थमा ट्रिगर की वजह हो सकती है। अच्छा, एक और चीज ये भी बताइएगा कि मतलब कौन कौन से केसेस हैं जिनमें अस्थमा जो है वो किसी भी इंसान के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, और ये कितने % केसेस होते हैं, कितना सीरियस लेने की जरूरत देखिए है? बहुत देखिए ओवरऑल एस्थमा की जो डेथ है वो 1.6% होती है। हम एक मुताबिक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 20,000 लोग एस्थमा से उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वो लोग सबसे इम्पोर्टेंट जिनका एस्थमा डायग्नोज ना हो, और उससे इम्पोर्टेंट कि उनका एस्थमा डायग्नोज हो और वो मैनेजमेंट पे ना हो, यही लोग होते हैं जो एस्थमा से डेथ होती है। याद रखें जी, अब तक मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक अगर आपका एस्थमा डायग्नोज है एंड यू आर ऑन ऑप्टिमल मेडिसिन और आपको पता है कि मैंने रेस्क्यू मेडिसिन क्या लेनी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी पेशेंट की डेथ नहीं होती। प्रॉब्लम ये होता है कि उसको एस्थमा उस वक्त पता लगता है जब वो बहुत या वो इग्नोर करता है और वो बहुत क्रिटिकल स्टेज में हमारे पास आता है, या वो अपनी ट्रीटमेंट ही नहीं ले रहा होता और एस्थमा इतना ट्रिगर हो चुका होता है कि हमारी किसी भी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वंस यू हैव डायग्नोज एज अ केस ऑफ एस्थमा एंड ऑप्टिमली मैनेज हो रहे हैं तो फिर आप बेहतर हो जाते हैं। फिर हम नहीं समझते कि अल्लाह ना करे कि आपकी डेथ होनी चाहिए, लेकिन वजूहत में से सबसे इंपॉर्टेंट वजूहत यही है कि जो मेडिसिन जो उनको प्रिस्क्राइब की जाती है, जिसको हम इनहेलर कहते हैं, उससे डर इतना ज्यादा है कि पेशेंट नहीं लेता या लेता है थोड़े टाइम के लिए और बेहतर हो जाता है और बंद कर देता है। अच्छा, अगर हम इसको अस्थमा को बड़ी इनिशियल फेज में इसको आइडेंटिफाई कर लें और इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए और पेशेंट को इसको मैनेज करना भी आ जाए, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब ये हो सकता है कि किसी का अस्थमा बिल्कुल खत्म हो जाए, या ये सबसे बड़ा कंट्रोल सवाल होता जो है? माँ, बिल्कुल जो माँ हमसे पूछती है, जो बेटी के लिए माँ सवाल करती है, डॉक्टर साहब दमा हो गया तो खत्म हो जाएगा। देखिए इसको दमा कहते हैं इस वजह से कि दम से इट कंटिन्यूस, ये चलता रहता है। फिर मैं बड़ा मोहतात हूँ इसका जवाब देने के लिए, इस ऐसे शहर में जिसमें पोल्यूशन टॉप पे है, कि आप पोल्यूशन को कम कर रहे हैं। आप अगले 5 साल में देखते हैं पोल्यूशन खत्म हो जाएगी, तो पोल्यूशन तो एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर है। प्रैक्टिकली भी एस्थमा जब हो जाता है और अगर वो अडल्टहुड तक परसिस्ट करता है तो वो कंट्रोल हो जाता है। हम क्योर की बात नहीं करते, कंट्रोल हो जाता है। लेकिन क्योर नॉट पॉसिबल। यस, ये पॉसिबिलिटी जरूर है कि अगर आप लाहौर में रह रहे हैं और आपका फैक्टर पोल्यूशन है ना, आप लाहौर से माइग्रेट करके किसी और शहर में जाते हैं और वहां पे पोल्यूशन नहीं है, तो आप ये फील करेंगे कि आपका एस्थमा कंट्रोल हो गया। लेकिन ऐसे लोगों की मिकदार बहुत कम होती है। या ये भी हो सकता है कि एस्थमा के होने की वजह कुछ खास ड्रग थी या कुछ खास डाइट थी और आपने वो बंद की और आप बेहतर हो गए। बिल्कुल ठीक हो गया, यानी बेहतरी लाई जा सकती है, बट वंस डायग्नोस्ड इसको मैनेज किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, बट एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में एलर्जी का भी जिक्र किया कि एस्थमा एंड एलर्जी बोथ आर द सेम थिंग्स। व्हेन वी टॉक अबाउट द पोलन एलर्जी, जो कि मोस्टली लोग इस्लामाबाद पिंडी से बिलोंग करते हैं, उनको पोलन एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। सो पोलन एलर्जी जो है ये लीड कर सकती है टूवर्ड्स एस्थमा? डेफिनेटली देखिए, जब हम एस्थमा की बात कर रहे हैं इसका मतलब आप में एक नेचुरल टेंडेंसी एग्जिस्ट करती है। आप परफ्यूम लगाएंगे, आप कोई सोप लगाएंगे, आप डस्ट में जाएंगे, इस तरह की किसी भी चीज के साथ आपका एक्सपोजर होगा तो एस्थमा ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरह पोलन है, पोलन भी एक स्पेसिफिक प्लांट से अगर इफेक्ट होता है तो वो एस्थमा को ट्रिगर कर देता है। और आपको इस्लामाबाद में पोलन मेजरमेंट का इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और ये बहुत नोटोरियस होता है, ये इतना नोटोरियस होता है कि ये सम टाइम एस्थमा में डेथ का बायस बन सकता है। तो अनफॉर्चुनेटली वहाँ के जितने भी रहायशी, जितने भी लोग हैं, जब ये पोलन का प्रॉब्लम होता है तो यूजली वो अपने ट्विन सिटी पिंडी की तरफ चले जाते हैं, या वो अपने आप को बिल्कुल कंसाइल कर लेते हैं इन अ रूम के वो बाहर ना निकले। इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो अवॉइडेंस ऑफ द ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है जो चीज इसको बढ़ा रही है, आप मास्क पहन लें और अपनी मेडिसिन का इस्तेमाल करें, यही आपके पास सोल्यूशन है और इसके अलावा कुछ विषय नहीं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इसकी मैनेजमेंट के हवाले से भी कुछ बताइएगा कि जिसको एस्थमा है सो उसने अपने जो प्रॉब्लम है, कंडीशन है, इसको थ्रू आउट द लाइफ मैनेज किस अंदाज में करना है? देखिए, वंस यू हैव डायग्नोस्ड द पेशेंट एज एस्थमा, तो याद रखें इनहेलर ही पहला और आखिरी इलाज है। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं जी, आपको कान का मसला हो तो दवाई कहाँ डालेंगे? खान में डालें, कान में obviously। डालेंगे obviously। हाँ। हाँ, सो जब आपको सांस का मसला है तो इनहेलर ही है जो सांस में जाता है। अगर आप गोली खाएंगे तो वो आप के मैदे में जाएगी, इंटेस्टाइन में जाएगी, वहां से अब्जॉर्ब होगी और टारगेट ऑर्गन में जाएगी। लेकिन अगर आप इनहेलर लेंगे तो वो 80% चांस ये है कि वो पहले डायरेक्टली लंग्स में जाएगा एंड बेटर हो जाएंगे। सो ये एक ऐसा मिथ है, ये ऐसा टैबू है हमारी सोसाइटी में कि लोग कहते हैं शायद इनहेलर लग गया तो बस लग गया, ये आखिरी इलाज है। दिस इज द फर्स्ट ट्रीटमेंट।
इस पे हमें बिल्कुल किसी कंफ्यूजन का शिकार नहीं होना चाहिए कि हमें इनहेलर लग गया तो एंड ऑफ द स्टेज होगी। दिस इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट और इसी को ही आपको कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ भी जानना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा ना कि बहुत ज़्यादा जो लोग होते हैं वो थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होते हैं इनहेलर की तरफ आने में, ऑब्वियसली उनके माइंड में कुछ ना कुछ डाउट्स होते होंगे जिसकी वजह से वो इनहेलर को अवॉइड करना चाहते हैं। सो इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ इनहेलर? नॉट एट ऑल। यस, साइड इफेक्ट आर देयर, बट डिपेंड करता है आप डोज क्या दे रहे हैं, और हम वो डोज तक जाते नहीं। देखिए, कोई भी टेबलेट लें, अगर आप लॉजिकली सोचें तो कम से कम मिकदार उसकी 1 mg होती है। इनहेलर जो है उसमें 100 माइक्रोग्राम की डोज होती है। 100 माइक्रोग्राम जो है वो लोएस्ट पॉसिबल है। इसकी अब्जॉर्प्शन जो कि लंग से ब्लड में जाए वो 20% से भी कम होने के चांसेस होते हैं। तो जब वो ब्लड में ही नहीं जा रही और जब बहुत कम मिकदार में जा रही है तो उसके साइड इफेक्ट क्या एक्सपेक्ट करने। तो साइड इफेक्ट के लिहाज से दिस इज द सेफेस्ट ड्रग, और इफेक्ट के लिहाज से इट हैज अ मैक्सिमम इफेक्ट। सो कोई भी अब तक इतना एविडेंस आ चुका है कि हम किसी और ड्रग को रिकमेंड नहीं करते, इनहेलर को करते हैं। यस, इनहेलर की टेक्निक डिफरेंट हो सकती है, कुछ स्पेशल से होते हैं, कुछ कैप्सूल फॉर्म में होते हैं, लेकिन इनहेलर आर द ओनली ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन पेशेंट हु इज सफरिंग फ्रॉम एस्थमा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, इसमें ये भी चीज़ वैसे कभी कभी मैटर कर रही होती है कि कोई बंदा जो है वो इनहेलर कम ले रहा है, लेकिन जिसकी फ्रीक्वेंसी इनहेलर इस्तेमाल करने की ज़्यादा होगी उसको थोड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकता है लॉन्ग टर्म, क्या नहीं? वो दोनों केसेस में ठीक है? नहीं, ठीक है। देखिए, आप अपने डॉक्टर से रजू करें ना। जब आपको इनहेलर बढ़ाया जाता है तो एस्थमा की जो मैनेजमेंट है उसको कहते हैं स्टेप लैडर मैनेजमेंट। अगर आपको 4th स्टेज पे रखा है तो 4 वीक्स के बाद आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो 3 पे लेके आएगा। अगर आप स्टेबल है तो वो 2 पे लाएगा। सो आपको जब एस्थमा डायग्नोज कर दिया जाता है तो आपका कंसल्टेंट से राब्ता बहुत जरूरी है, और वो कंसल्टेंट आपको बताएगा। अगर आप ज्यादा डोज ले रहे हैं तो वो कहेगा ठीक है, अब आप इसको कम कर दे, लेकिन खुद डिसाइड ना करें। होता यही है कि जब हम एस्थमा एडवाइस करते हैं, पेशेंट विद इन 1 वीक ठीक हो जाता है और वो अपनी दवाई बंद कर लेता है। फिर एक चीज ये आती है कि उस डोज पे वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता। सो बिल्कुल डोज हाई पे लेके जाया जाता है, लेकिन उसको वापस भी लेके जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ जरा एक और चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मेंशन कर दें। बहुत से लोग अभी जिस तरह से गर्मियाँ आएंगी तो हमारे यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है ठंडा पानी इस्तेमाल करना, बहुत ज़्यादा बर्फ़ डाल के पानी और जूसेस का इस्तेमाल करना, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडी, या बहुत से लोग जो हैं उनकी आदत में ये क्योंकि चीज़ होती है सो वो विंटर्स में भी बहुत ज़्यादा ठंडे जूसेस या मिल्क शेक्स वगैरह का या स्मूदीज़ का इस्तेमाल करते हैं। सो आपको लगता है कि क्या इस तरह की जो चीज़ें भी हैं, जो इंतहाई कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, वो भी समहाउ एस्थमा का बाइस बन सकते हैं? आई टोटली एंडोर्स यू। बाइस नहीं, ट्रिगर कर सकते हैं। अगर बहुत कोल्ड एयर है तो वो ट्रिगर कर सकती है एस्थमा को, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिकॉज कोल्ड एयर को लंग्स तक पहुंचने के लिए कुछ टाइम चाहिए होता है। अगर वो इतनी कोल्ड है तो वो वार्म नहीं होगी, तो वो एस्थमा का स्पैज्म यानी एस्थमा की तरह की कोशिश कर सकती है। तो बिल्कुल एक्सेसिव कोल्ड जो है वो एस्थमा ट्रिगर कर सकता है, तो इनको जरूर अवॉइड करना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अच्छा, ये भी वैसे कभी कुछ कंडीशंस में ऐसे होता है कि एस्थमा जो है वो आपके जीन्स में रन करे, मौरूसी बीमारी? देखिए, एस्थमा इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। नहीं, मरूसी है, लेकिन मरूसी याद रखिए, मरूसी है, कंटीजियस नहीं है कि उसको अगर एस्थमा हो गया तो मुझे भी हो जाएगा। नॉट लाइक दिस। ये फैमिली में रन करती है, फैमिली टेंडेंसी है, तो जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, इसका आपने ये तो बता दिया कि इनहेलर इसका एक इलाज है। अभी जिस तरह से हम एनवायरमेंटल पोल्यूशन की बात कर रहे हैं, सो इसमें प्रिवेंशन लोगों के लिए क्या है, प्लस जो लोग ऑलरेडी सफर कर रहे हैं उन्होंने अपना ट्रीटमेंट किस तरह से करना है? 2 सवाल है मेरे। एनवायरमेंटल पोल्यूशन जो है उससे प्रिवेंशन किस तरह से मुमकिन है, प्लस जो लोग सफर कर रहे हैं इस कंडीशन से उनके लिए कोई टिप्स अगर आप हमारे साथ शेयर करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, ये एक ह्यूज टॉपिक है। अभी मैं एक और चैनल पे भी डिस्कशन कर रहा था कि जी आपको मीडिया की इसमें बाय द वे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत है कि वो बार बार ये हैमरिंग करें कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन हम कैसे करें। देखिए, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक की भी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की भी है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मीडिया की भी है। मैं पब्लिक तक अपने आप को लिमिट करूं तो पब्लिक को ये चाहिए कि प्लीज फॉर गॉड से अगर आपका कुछ डिस्टेंस पैदल ट्रैवल होकर भी कवर हो सकता है तो उसको पैदल वॉक से ट्रैवल कर लें, और आप उसको साइकिलिंग से कर लें रादर देन कि अपनी मोटर बाइक्स को या गाड़ियों को निकालें। नंबर 1। नंबर 2, इंडोर प्लांट्स, इसका कंसेप्ट बड़ा इसको एडुकेट किया जाए। और आप नेट पे सर्च कर सकते हैं इंडोर प्लांट, जिनको हम स्नेक प्लांट कहते हैं, जिनको हम रबर प्लांट कहते हैं, मनी प्लांट कहते हैं। ये वो प्लांट है जो एयर प्योरीफायर का रोल प्ले करते हैं, तो वो जरूर घरों में रखें। मास्क पहने, और जब पोल्यूशन है तो डेफिनेटली बाहर आप ना ट्रैवल करें। तो सेकंड क्वेश्चन आपका क्या था? जी, मेरा सेकंड क्वेश्चन साथ में ये था कि जो लोग ऑलरेडी इस कंडीशन से सफर कर रहे हैं, इससे गुजर रहे हैं, इनहेलर एक इलाज है, व्हाट आर द रेस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट्स?
देखिए बिल्कुल ठीक है, जो लोग इसका शिकार हो चुके हैं तो वो इनहेलर का तो उनको पता लग गया, लेकिन वो इनहेलर जब जो कि उनकी इमरजेंसी सिचुएशन में हेल्प करेगा वो उनके पॉकेट में होना चाहिए, स्पेशली इस एनवायरनमेंट में जो कभी भी बदल जाता है, कभी बहुत कोल्ड हो जाता है, कभी बहुत डस्टी हो जाता है, तो हो सकता है उसका एस्थमा ट्रिगर कर जाए और वो इनहेलर उसके पॉकेट में जो कि लाइफ सेव कर सकता था वो ना हो, उसका ट्रेवल टू हॉस्पिटल इतना ज्यादा हो कि उसके रास्ते में डेथ हो जाए। तो इनहेलर का प्रॉपर इस्तेमाल और रेस्क्यू इनहेलर का उसको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट पेशेंट। बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर इरफान फॉर ज्वाइनिंग अस इन गुड मॉर्निंग लाहौर। व्यूअर्स, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बातें डॉक्टर साहब ने हमारे साथ शेयर की हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्लस हम पोल्यूशन की बात करें, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की, सो हमने कोविड में तो मास्क का इस्तेमाल कर लिया और अब हम अपने चेहरे छुपाने के लिए मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अस्थमा से बचने के लिए और एनवायरमेंटल पोल्यूशन से बचने के लिए ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि आप मास्क का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जो अस्थमा को ट्रिगर कर सकती हैं, और ये उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी इस कंडीशन से गुजर रहे हों। अभी हम शो में एक शॉर्ट ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम बात करेंगे महंगाई से मुतासरा पाकिस्तानियों के लिए एक और बुरी खबर है, जहां पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुसलसल हम देख रहे हैं। जहां पर अशियाए खुदोनोश की कीमतों में इजाफा जब कि हम मुसलसल देख रहे हैं, वहां पर अद्वियात की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा किया जा चुका है। और ये जो इजाफा है हुकूमत की जानिब से किया किसकी फरमाइश पर गया है? ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो अद्विया साज कंपनी है, बेसिकली उनकी फरमाइश और मुतालबे पर ये इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। 20% तक इजाफा किया जा चुका है और जो अद्वियात जान बचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन हैं, उनमें 14% तक इजाफा किया जा चुका है। सो जो लोग हैं और ऑब्वियसली उनके लिए एक और बुरी खबर है। और अगर हम बात करें तो आजकल दवाई की ज़रूरत किस घर में नहीं है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हर घर में है, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। सो यस, अब मतलब अवाम की तरफ से और दुहाइयाँ जो हैं वो हुकूमत को मिल रही हैं, बट इसके असल हकाइक क्या है? क्योंकि एक अगर हम इसके साथ देखें तो एक मौक़िफ़ ये भी है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अभी भी इस इजाफे से नाखुश हैं, नाला है, बिकॉज उनका मुतालबा ये था कि तकरीबन 39-40% तक अद्वियात की कीमतों में इजाफा किया जाए। अगर ऐसा ना किया गया तो ये जो सनत है वो तबाह हो जाएगी। सो इसके असल हकाइक क्या है? हकाइक आपके सामने रखने के लिए हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर रंग मियां नवीद साहब मौजूद हैं, जो कि हेल्थ की बीट बहुत लंबे अरसे से कर रहे हैं। मियां साहब, थैंक यू सो मच एंड गुड मॉर्निंग टू यू। मियां साहब, सबसे पहले ये बताइए, जो 20% तक इजाफा है और कुछ केसेस में 14% है, असल हकीकत क्या है? ये क्या जायज़ इजाफा किया गया है, नाजायज़ इजाफा किया गया है? ज़रा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। असल में इसमें जो सबसे बड़ा मसला है, कई सालों से ये चल रहा है कि जो इनके पास जो अद्वियात की प्राइसेस में जो इजाफा करना होता है, एक तो इनके पास बड़ी दफ़ा जो भी हुकूमत आती है, जो भी वफाकी वजारत सेहत की तरफ से मिनिस्टर आता है, तो वो ये कहता है जी कि हम इसका रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, कौन सी दवाई किस वक्त में कितनी बड़ी। एक तो इनके पास ये रिकॉर्ड नहीं है। मुसलसल कई अरसा दराज से जो है वो इस इशू के ऊपर बात भी होती है, कई मिनिस्टर्स ने जो है वादा भी किया जी हम इसको मेंटेन कर रहे हैं वेबसाइट के ऊपर, ताकि हमें पता लगे कि साल 2018 में जो है वो दिल के अमराज में मुब्तला लोगों के लिए जो दिल के मर्ज की दवाई है वो इतनी उसमें इजाफा हुआ था, 19 में इतना हुआ, 20 में ऐसे ऐसे। अब ये ऐसी दवाइयों का इजाफा होता है कि जो है वो जिस तरह बताया जा रहा है, और मार्केट में जो है वो जब मरीज़ लेने जाते हैं तो उनको जो है महंगी अद्वियात मिलती हैं। जब ड्राइव से बात करते हैं तो ड्राइव कहती है जी कि हमने तो इतना इजाफा नहीं किया, अपनी मन मर्जी और मनपसंद इजाफा किया जाता है। तो ऐसी सूरत हाल में किसकी तरफ से किया जाता है? ये ज़ाहिर है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं, अभी तो ये इजाफे की जो मंजूरी है वो हुकूमत से मशरूत होती है ना, हुकूमत की इजाजत से। अभी तो ये कहा जा रहा है कि जी 20% है, लेकिन 20% से तो कहीं ज़्यादा इजाफा हुआ है। और ये अभी पहला इजाफा तो नहीं है, हम कितना अरसा देखते रहे हैं, पहले भी इजाफा किया गया। ये तो ऐसे ही टेक्निकल ऐसी बातें इनकी है कि इनको मैं क्या बता सकता हूँ कि ये जो है वो इजाफा करते हैं, वही इनके पास कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जिससे ये पता लग सके कि ये कितनी दफ़ा ये इजाफा हो चुका है। तो ये ऐसी सूरत है। इस वक्त तो वैसे भी जो है वो आपको पता है कि जो है वो डॉलर जितना महंगा होने के बाद अद्वियात की वैसे शॉर्टेज है।
आपके प्रोग्राम में पहले भी मैं बता चुका कि एक हेपारिन नामी एक इंजेक्शन है जो कि खून पतला करता है और जो दिल के मर्ज में मुबतला उनका ऑपरेशन या डायलिसिस वालों का वो मिल ही नहीं रहा। तो एक तो वो सूरत है, मिल ही नहीं दवाइयाँ, और क्योंकि दूसरा वो इंपोर्ट होती हैं बाहर से। जी, इसका खाम माल बाहर से आता है ना, तो वो जब डॉलर महंगा हो गया तो जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनियां उन्होंने वो अपना वैसे भी एलसीज वगैरह बंद कर दिया। उसके बाद अब ये इजाफा कर दिया। सही। तो ये इजाफा हर दौरे हुकूमत में होता है, खा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, खा वो नून लीग की हुकूमत हो, और इसके ऊपर बदकिस्मती ये है कि ड्रैब बात नहीं करती, जो इनकी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो बात नहीं करती। आज ही मैंने कोशिश की कि वो उनके चीफ एग्जीक्यूटिव से बात करूंगी, आप बताएं, आप सामने आए मौक़िफ़ दे, लेकिन वो मीटिंग में थे। अच्छा, जब हम ड्रैब की बात करते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, सो ये किसके मातहत है और इन्होंने किसकी मान के चलना होता है? ये ऑटोनमस बॉडी है, खुद मुख्तार दायरा है, ये एक अथॉरिटी है, और ये इसको आप कह सकते हैं कि अंडर कंट्रोल वफाकी हुकूमत वजारत सेहत के अंडर है, लेकिन ये इसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है वो जो है वो इसको आप कह सकती हैं कि वो खुद मुख्तार दायरा है और उन्होंने अपने खुद फैसले करने होते हैं। उसकी तैनाती वज़ीर आज़म पाकिस्तान करते हैं। ठीक है, लेकिन उस पर ज़रा हम मौक़िफ़ जान लेते हैं। सदर ड्रग लॉयर्स फोरम नूर मेहर साहब भी इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। सर, थैंक यू सो मच एंड वेरी गुड मॉर्निंग। सर, इस मामले पर आपकी भी ओपिनियन जानना चाहूँगी। ये जो 20% तक इजाफा किया जा चुका है, कुछ केसेस में 14% इजाफा भी है जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, तो व्हाट डू यू थिंक, ये सही है या नहीं होना चाहिए था, हुकूमत को नहीं करना चाहिए था? जी, असल में अद्वियात की कीमतों का जो हालिया इजाफा है जो 20 से 70% तक किया गया है, ये असल में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसके तहत किया गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जिस तरह गाजर, मूली और तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो उसी तरह जो बाकी जो चीज़ें हैं उसका कंपैरिजन जो है वो दवाइयों के साथ किया जा रहा है। हालांकि जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनमें प्रोडक्ट का, मेडिसिन का जो होता है, उनकी जो रॉ मटीरियल्स हैं उन पे गवर्नमेंट उनको सब्सिडी देती है और उस पर टैक्स जो है वो 0% होते हैं। जबकि जो है इसके बावजूद भी जो है अद्वियात की कीमतों में जो ये इजाफा है 20%, ये बिल्कुल गलत है और इस पे जो है ना हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए। गरीब महंगाई से पहले भी मरे हुए हैं तो उनको दोबारा जो है मारने के मुताबिक है। तो ये जो ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 के तहत जो है ये इजाफा किया गया है, और ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी जो है वो CPI जो आम महंगाई की शरह होती है उसके मुताबिक की जा रही है। तो ये बिल्कुल जो 2018 की जो ये प्राइस बढ़ाने की जो पॉलिसी है ये बिल्कुल मरीज दुश्मन है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा नूर साहब, एक बात का और भी जवाब दीजिएगा कि आप कह रहे हैं हुकूमत को इस पर नजरसानी करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो फार्मास्यूटिकल कंपनी से अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जो बेसिकली मेडिसिन को तैयार करते हैं, उनकी जानिब से बार बार थ्रेटन किया जाता है हुकूमत को कि अगर आपने इजाफा नहीं किया, हमारा मुतालबा नहीं माना, और गो कि वो अभी भी इस इजाफे से नाखुश हैं। देवर डिमांडिंग के तकरीबन 39-40% तक हो, जो अभी हुकूमत की तरफ से जो फिगर्स आए हैं उसमें 20% इजाफा सामने आ रहा है। सो जब आपको प्रेशराइज करें कि हमारी सनत तबाह हो गई है और हम ये जो इंडस्ट्री है ये बंद कर देंगे, सो उस सूरत में आपको क्या लगता है हुकूमत के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है? देखिए, मरीज दुश्मन जो कंपनीज हैं और फार्मास्यूटिकल जो है ना पूरी दुनिया में बहुत बड़ा माफिया है, और उनका जो है ना उनके दिल नहीं होता। और देखें, जब दवा जो है वो मजबूरी की सूरत में इंसान लेता है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में जो फार्मास्यूटिकल्स हैं इनकी जो ग्रोथ है पाकिस्तान में तमाम रस्सी से सबसे ज़्यादा है। तो ठीक है, अद्वियात की कीमतों के मसाइल रहे हैं और चंद एक दवाइयाँ हैं जिनकी कीमतों में इजाफा भी होना चाहिए। ठीक है। तो लेकिन अमली तौर पर जो फ़िलहाल जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो मसाइल बता रही है, असल में उनके जो मसाइल हैं वो एलसी के मसाइल हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है उनके मसाइल हल नहीं कर रहा। बहुत सारे जो शिपमेंट्स हैं वो एयरपोर्ट पर पड़ी हुई हैं, क्लियर होनी चाहिए। असल मसाइल हुकूमत जो है हल करने के बजाय कीमतों में जो इजाफा है ये बिल्कुल मरीज दुश्मन पॉलिसी है।
तो इसको जो है होश के नाखून लेने चाहिए और हुकूमत को अपने इकदाम पर रिव्यू करना चाहिए और फौरी तौर पर जो है अद्वियात की कीमतें जो है वो वापस होनी चाहिए। और बिल्कुल ठीक हो गया सर, आपको मौक़िफ़ हमारे सामने आ गया। थैंक यू सो मच। नूर मेहर साहब हमारे साथ शो का हिस्सा थे। मियाँ साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी, जिस तरह से रॉ मटेरियल जितना भी होता है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं या जो बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, उस पर जिस तरह से नूर मेहर साहब कह रहे थे हुकूमत की जानिब से सब्सिडी दी जाती है, इससे मैं चाहूँगी कि आप भी थोड़ा क्लैरिफाई करते हैं कि सब्सिडी दी जाती है, नहीं दी जाती, किस अंदाज में दी जाती है, और अगर दी जाती है तो फिर ये मुतालबा सामने आना कि इतने % इजाफा करें। इसमें अगर सब्सिडी दी जाती हो तो फिर इस वक्त तो आपकी अक्सरियत जो है वो मेडिसन का स्टॉक प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जो कि जो है वो डॉलर महंगा होने की वजह से। अगर किट्स की बात करें तो किट्स प्रोवाइड नहीं की जा रही, बहुत सारी ऐसी अद्वियात जिनकी बहुत ज़रूरत है वो फराहम नहीं की जा रही। तो अब ये ऐसी सूरत हाल में ये चपकलस चलती रहती है फार्मास्यूटिकल कंपनियों की। वो कहते हैं जी कि हमें जो है वो हमारा उस तरह जो है वो इजाफा नहीं होता और हम जो है वो हालात इतने ख़राब हैं कि मुश्किल है कि हम इसको इस सिस्टम को चला सकें। तो आए रोज़ इजाफा भी होता है। अब इसके ऊपर जो है वो ड्रैब जो है वो इजाफा कर भी देती है, दवाइयाँ महंगी हो भी जाती हैं। ड्रैब जो है वो इजाफा, बेशक ये एक ऑटोनोमस बॉडी है, खुद मुख्तार इदारा है, लेकिन यह अहकामात तो मानती हुकूमत के ही है ना। मैं एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी कि जहाँ पर अगर मैन्युफैक्चरर्स के कोई इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की बजाय अगर उनके लिए मेन प्रॉब्लम इस वक्त ये है कि एलसीज बंद हैं, जिस तरह से अभी नूर मेहर साहब भी अपनी गुफ्तगू में एक्सप्लेन कर रहे थे कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो अभी शिपमेंट्स उनकी रुकी हुई हैं, बहुत सा खाम माल अभी पोच पे पड़ा हुआ है, हुकूमत उसको ठीक करने की बजाय, उन इश्यूज़ को एड्रेस करने की बजाय स्ट्रेट अवे इजाफा कर देती है। तो क्या ये हुकूमत की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती जो मेन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस किया जाए, बजाय इसके कि आप एक आम आदमी पर महंगाई की जो ऑलरेडी चक्की में पिस रहा है उस पर इतना महंगाई का बोझ जो है वो और डाल दें। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है जी, ऐसे ही है जैसे पेट्रोल की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, इसी तरह वो अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है। जो मौजूदा करंट सिनेरियो है, इस सिनेरियो में जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिचुएशन है आपके सामने ही है कि हम कितनी देर से जो है IMF के पीछे हैं, हमें वहाँ से कोई किस्त बेल आउट पैकेज, और इसी वजह से ये सारा सिस्टम जो है वो ये तीसरा चौथा प्रोग्राम इसके ऊपर है और LCs वाला मसला हल नहीं हुआ। और फिर मैं आपके प्रोग्राम में थोड़ा सा ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ ये नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ ऐसी अद्वियात हैं जिनकी कीमतों में इजाफा होना चाहिए, जो बिल्कुल इस वक्त उनकी कीमतों में इजाफा ना होने की वजह से वो मार्केट से गायब हो चुकी हैं, उनको मैन्युफैक्चर बनाता नहीं है। लेकिन सारी अद्वियात में इजाफा करने की जरूरत नहीं, वो बहुत जिनकी बिल्कुल बहुत कम कीमत है उनको कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए उन्होंने बनानी छोड़ दी और उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है उन अद्वियात का। बहुत सस्ती हैं वो, इंतहाई सस्ती हैं। जिस तरह जो है वो अब पैनाडोल है वो इंतहाई कम आ रही है, इसके अलावा दूसरी उसको इस्तेमाल नहीं करते लोग। डॉक्टरों की भी चाहिए कि वो जो दूसरा है ब्रांड उसका नाम उसको लिख के ज़्यादातर पैनाडोल का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह हेपारिन की मैंने पहले बात की है, ये इंतहाई ज़रूरी है। यकीन माने इतने लोग परेशान हैं, रोज हमें बताते हैं कि इसके ऊपर अल्टरनेटिव इनके कोई नहीं है मार्केट में, और ये इसकी भी बहुत कम कीमत है, इसलिए अल्टीमेटली इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गवर्नमेंट टू रिजॉल्व दिस इशू एज अर्ली एज पॉसिबल, इंस्टेड ऑफ कि आप कीमतों में इजाफा जो है वो करें, जो मेन उसकी रूट कॉज है उसको एड्रेस। उसका फिर ये निकल आता है ना, ब्लैक में शुरू हो जाती है। अगर अब हेपारिन ब्लैक में मिलता है, आप ब्लैक में जो है वो ज्यादा पैसे दें और मंगवा लें, और जिसके पास गरीब बंदे के पास नहीं पैसे हैं, ऑपरेशन भी होना है और उसके पास पैसे नहीं है, सरकारी अस्पतालों में फिर क्या किया जा रहा है? हेपारिन की तो वहाँ पे भी सरकारी अस्पतालों में लिस्ट मनसूख कर दी जाती है, लिस्ट ऑपरेशन लिस्ट बनती है, हेपारिन इंजेक्शन नहीं मिलता, लिस्ट कैंसिल नहीं होगा ऑपरेशन। अगली दफा जी अगले हफ्ते हम अगर मिलता है तो स्टॉक आ गया तो हम आपका ऑपरेशन कर देंगे। कई महीने से स्टॉक आ रहा है ब्लैक में सरकारी अस्पतालों में। ब्लैक में सरकारी अस्पताल वाले खरीद नहीं सकते, फिर वो मरीज ये करते हैं कि अपना मरीज प्राइवेट अस्पताल में, अगर उनके पास पैसे हैं तो प्राइवेट अस्पताल ले जाते हैं और वहां से वो ब्लैक में खरीद के किसी मेडिकल स्टोर। अच्छा, एक आखिरी सवाल क्विकली आपसे जवाब चाहूंगी कि अभी जो 20% कुछ केसेस में 14% कुछ जगहों पर आ रहा है कि इससे भी ज्यादा इजाफा, ये थम जाएगा या हमें मजीद कुछ अरसे के बाद मजीद इजाफा देखने में आएगा? थमने वाली तो बात ही कोई, रिवर्स भी नहीं होगा। इसको तो एलसीज खुल जाएंगे तो हालात बेहतर भी नहीं होंगे। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज को तो आप ऐसे कहते कि आटे में जो नमक के बराबर वो कह रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं जी इससे ज़्यादा इजाफा हो,
और ये तो इजाफा मजीद आगे होता जाएगा। लेकिन अगर उनके इश्यूज को सॉर्ट आउट कर दिया जाए तो क्या ये जो इजाफा है ये वापस हो सकता है और मजीद इजाफा इसको रोका जा सकता है अगर उनके जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनको हुकूमत एड्रेस आज करे? तक कोई इजाफा वापस नहीं हुआ। अच्छा चलें ठीक है, नहीं होगा ये वाला इजाफा वापस नहीं होगा, लेकिन आइंदा के लिए अगर इनके जेन्युइन इश्यूज को Issue हल सॉर्ट आउट करे, कर दिया हुकूमत जाए, का एलसी स्कूल जाए, इंपोर्ट की इजाजत मिल जाए, जो बिल्कुल ऐसा माल है तो इनके चीजें मसाइल बेहतर हो में- सकती हैं। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, करना अगर कोई करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पर हुकूमत को भी यही बात है कि चाहिए कि होश के हुकूमत नाखून उधर ले। है। सॉरी, हुकूमत तो दूसरी तरफ लड़ाई चल रही है। उनको तो अपने सियासत कुर्सियां है। बचाने की पड़ी हुई और इंतखाबात। सो यस, वो उस प्रॉब्लम में से निकलेंगे तो उनको अवाम के भी मसले नजर आएंगे। अभी तो सिर्फ जंग अपने इक्तदार की जंग है ना उसको, बट बहरहाल यहाँ पर हुकूमत को डेफिनेटली होश के नाखून लेने की जरूरत है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, ये भी फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं, ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी ये सोचना चाहिए कि जहाँ पर जिन अद्वियात में जेन्युइन इजाफा बनता है उनकी डिमांड की जाए, लेकिन आप भी बिला वजह की जो ज्यादती है वो आम आदमी के साथ ना करें, गरीब आदमी के साथ ना करें। थैंक यू सो मच मियां नवीद साहब, हमारे साथ शो का हिस्सा थे। व्यूज, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। गुड मॉर्निंग।